नमस्कार दोस्तों, सुमेर एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग साइंस की सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर कर लिया जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पोषण तथा पाचन। अब हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। पहले उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके कंटेंट जितने भी हैं उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस सेट भी करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसा कि हमने सभी अभी कर लिया, सेल कर लिया, एल्गी कर लिया, बैक्टीरिया कर लिया, ढेर सारे कम से कम कई 5-6 चैप्टर कर चुके हैं और कई लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आइए साथियों, ऐसे ही हम लोग ये पोषण तथा पाचन का भी यहीं से इस सेक्शन से साथियों, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में क्रिएट किया सकता है और होता भी है। ठीक है। तो आइए आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट, चूँकि हम लोगों ने कंटेंट काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, कम से कम पाँच लेक्चर पढ़े हैं शायद इसके। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट बना करके उसमें अपलोड किया है वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर भी एक बार हम लोग पूरी डिटेल स्टडी करते हुए चलेंगे, पूरा रिवीजन बकायदा, और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। ठीक है। तो साथियों, चूँकि यहीं से अगर हम लोग इसकी स्टडी जब कर लेंगे तो यहाँ से क्या है कि हम लोग जब इसकी स्टडी करेंगे तो इसका हमको फिर क्या होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। चूँकि अभी हम लोगों ने एक बार थ्योरी पढ़ा है, एक बार कंटेंट पढ़ा है, और अब हम लोग जब यहाँ से पढ़ेंगे तो इसका फिर एक रिवीजन की तरफ से हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या है पहला क्वेश्चन। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, बताइए लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं। ऑप्शंस क्या हैं। रूपांतरित लसिका ग्रंथियाँ। ठीक है साथियों, मैंने डिटेल में एकदम चैप्टर का स्टडी करवाया है, फिर भी मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से एक बार पूरा डिटेल आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपांतरित लसिका ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि के विकास क्षेत्र, अग्न्याशय में नलिका विहीन ग्रंथियाँ, वृक्कों में छोटी नलिकाएँ, बताएं। तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, वृक्कों में छोटी नलिकाएँ, बताएं। तो ये तो पहले ही से क्लियर हो रहा है कि ये किडनी का पार्ट हो गया। पिट्यूटरी आप समझते हैं ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक है। पिट्यूटरी बात जो चल रही ब्रेन की, ये बात चल रही है इसकी जो ब्रिक की। और अग्न्याशय में पैंक्रियाज का पोर्शन हो गया डाइजेशन से। और रूपांतरित लसिका ग्रंथि, ठीक है, लिम्फ नोड्स जिसको लिम्फ ग्लैंड्स बोलते हैं, और मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स। तो बताएं तो ये किसका पार्ट है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं, जो कि डाइजेशन में काफ़ी मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, थर्ड। ठीक है। अग्न्याशय में नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं जो वो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं। ठीक है। और भी मैंने बताया है, कुफर सेल्स, बताइए कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती है, किसी को पता हो, अगर ध्यान आ रहा तो बताएं। तो साथियों कुफर सेल्स मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है, बताएं वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है। साथियों हमने 2 तरह के दंत सूत्र पढ़े हैं, डिटेल स्टडी की है हमने, कौन कौन से, और मैंने कम से कम 4 और 5 तरह के हम लोगों ने टीथ की स्टडी करी है। ठीक है। कौन सी, हमने थीकोडोंट, मोनोफिडोंट, डाइफिडोंट, है ना, इस तरह के मैंने हम लोगों ने दांतों के प्रकार किस तरह के होते हैं। ठीक है। किस में डबल पेयर होती है और किस में 2 टाइम्स दांत आते हैं, है ना। तो क्या होता है, मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में 2 क्या होते हैं, इसमें तीनों तरह के दांतों के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन कौन से हमने बताया था उसमें, क्या, मोनोफिडोंट, डाइफिडोंट, और एक होता है क्या, हेट्रोफिडोंट। ठीक है। तो चलिए बताएं। और जानते हैं कि हम लोगों में 2 तरह के दंत सूत्र पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, किस किस तरह का। एक तो पाया जाता है पहले क्या, एक जिसको कि मिल्क टीथ बोलते हैं, उसको बोलते हैं दूध वाले दांत, और एक होते हैं एडल्ट टीथ। ठीक है। तो इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था, देखिए जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में तीनों तरह के दांत पाए जाते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्त दंती, द्विदंती और विषम दंती, है ना, हेट्रोडोंट। तो क्या होता है, और कितने तरह के दांतें होती हैं, 4 तरह की दांत होती हैं, क्या, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। जिसको कि क्या बोलते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है। इस तरह के दांतों के स्ट्रक्चर हमने बताए थे, आपको पढ़ाया था काफ़ी डिटेल में। अगर आपको जो, अगर थ्योरी जिसने भी देखा होगा उसको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। वयस्क दूध पूछ रहा है, यानी कि एडल्ट वाला, आपका मिल्क टीथ का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है। तो बताएं तो क्या होता है, हमने बताया था कि होता क्या है, मिल्क टीथ वाले में क्या डिफरेंस है, कि मिल्क टीथ में जब आप पढ़ते हैं तो मिल्क टीथ में क्या होता है, मिल्क टीथ में आपके जो मोलर होती है उसमें मोलर की संख्या क्या होती है, वेरी करती है ना, किसमें, मिल्क टीथ में। और जो वयस्क में जो होता है, वयस्क में ये क्या होती है, वयस्क में मोलर की संख्या 3 होती है। तो इंसाइजर जो होती है, जो इंसाइजर होती है वो इंसाइजर कितनी होती है, इंसाइजर की संख्या कितनी हो, 2 होती है, ये तो ठीक मिल रहा है। कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ये भी मिल रहा है, ठीक है।
जिसको कि क्या बोलते हैं, कैनाइन को बोलते हैं रदनक, और इंसाइजर को कृंतक। तो पहले कृंतक होता है तो उसमें 2 होती है, ये ठीक हो गया। रदनक 1 होता है, ये भी ठीक हो गया। प्रीमोलर जिसे कि क्या बोलते हैं, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक, उसमें क्या होती है, उसमें होता है कितने, 3 और 3, ठीक है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कितने हो गए, 6, ठीक है ना, प्रीमोलर के। तो चलिए, तो कितने हो गए, तो कितने आपके इसका तो कितना हो जाएगा उसमें, हाँ चलिए, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, तो ये मिल नहीं रहा है 3, और देखिए ऊपर नीचे वैरी कर गया। और एक बात और आपको यहाँ से मैं आपको बता दूँ, हेल्प के लिए आपको यहाँ से हेल्प कैसे मिलेगा, कि ऊपर और नीचे में जितने पेयर होंगे ना सभी के बराबर होंगे। तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका पेयर देखिए नहीं मिल रहा है, 3 और 2 का, ये ऑड पेयर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2-2 का पेयर है, ठीक है। वेस्ट का पूछ रहा है, मिल्क तो पूछ नहीं रहा है। तो प्रीमोलर क्या होते हैं, जब परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या होता है, उसके होते हैं 3 होते हैं, ठीक है ना, और प्री मोलर के 2 होते हैं। तो प्री मोलर का तो ठीक है, लेकिन जो मोलर का है ना, मोलर का जो होता है वो 3 होता है इसके स्थान पे, ठीक है। तो ये 2 दिया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये क्या थर्ड में क्या प्रॉब्लम है, थर्ड में ये कृंतक तो ठीक है, रदनक भी ठीक है, लेकिन और प्री मोलर ये क्या है, प्री मोलर भी हमारा कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए मोलर में जो चवर्णक की बात आ गई, इसमें 3 यहाँ है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 कर दिया, ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें राइट आंसर 4 क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके कृंतक 2 होते हैं, रदनक 1 होता है, अग्रचवर्णक 2 होता है, और चवर्णक 3 होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये वयस्क धातु का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप इसमें पूछेंगे कि अगर यहीं पे अगर मिल्क टीथ पूछ दे ना, क्षीरदंती सूत्र जिसे बोलते हैं बच्चों के, यानी कि बच्चों में जो दांतों का सूत्र अगर पूछ लेगा तो क्या होता है, उसमें देखिए इंसाइजर तो 2 होते हैं, इंसाइजर जो होते हैं वो तो 2 होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कैनाइन भी आपका 1 होता है, ठीक है। लेकिन उसमें प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर वो क्या होते हैं 0/0, ठीक है ना, प्री मोलर नहीं ग्रो किया जाता है। और जो मोलर होता है वो कितना होता है, वो 2/2 होता है, ठीक है, 2/2। तो कितने हो जाएंगे फार्मूला, यानी कि दंत मिल्क टीथ में कितने दांत होते हैं, 20 है ना, टोटल संख्या उसकी कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। और वयस्क में कितनी होती है, 32। तो ये मैंने इधर आपका इंसाइजर, रदनक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया क्या, लैंगरहंस की दीपिका है, हाँ ये देखिए क्वेश्चन अभी फर्स्ट के साथ रिपीट हो गया तुरंत। अभी थर्ड हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि लैंगरहंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। तो चलिए इसको बता दीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का तीसरा हो जाएगा आग्नेयाशय में ना, पैंक्रियाज में, चूंकि हम लोगों ने इसको ऊपर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि जितना से जितना पॉसिबल हो सके इसको देखा जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गाय का रूमेन इसके किस अंग का भाग होता है, रूमेन आंत का, मूत्राशय का, कंकाल का, आमाशय का, बताइए। तो रूमेन क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो किसमें किसमें चांस बन रहा है, एक तो आमाशय में बन रहा है, एक तो किसमें सॉरी आंत में बन रहा है, एक आमाशय में बन रहा है, ठीक है ना। तो किसमें, अब मूत्राशय तो ऐसे ही कट जाएगा, कंकाल ऐसे ही कट जाएगा। रूमेन जो है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का भाग है, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। तो इन दोनों ऑप्शन में से बच रहा है, तो क्या किसका क्या हो जाएगा, ये आंत का पोर्शन नहीं है, बल्कि किसका पोर्शन है, ये है आपका किसका, आमाशय का पोर्शन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस वाले लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। मैं साथियों आप लोगों को न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से लगभग मोर देन 150 क्वेश्चन, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से ताकि आप बिल्कुल इस सीरीज़ को देखें, कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे 50 क्वेश्चंस के, और डिटेल स्टडी हम रिवीजन भी करते चलेंगे जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कंटेंट में। तो अगर आप इसको बाकायदा अगर देख लेते हैं काफ़ी डिटेल स्टडी, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने के चांसेज है वो मिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे एग्जाम में बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं, स्तनियों के यकृत की औतिक रचना की विशेषताएँ हैं, औतिक रचना बताएं क्या होती हैं इसकी विशेषताएं, स्तनियों के यकृत की औतिक रचना मतलब फिजिकल,
स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, भौतिक ना, बनावटी। तो क्या क्या है ऑप्शन, केवल ग्रीसन, संपुट और पित्त नलिका। दूसरा क्या है, ग्रंथि कोशिकाएं और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और पित्त नलिकाएं, पित्त नलिकाएं, धमनिकाएं और शिराएं। बताएं पांचवा का क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो क्या है इसका आंसर साथियों, ल्यूकोसाइट्स और पित्त नलिकाएं। ये फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। ग्रंथि कोशिकाएं किसकी, और ल्यूकोसाइट्स ये ब्लड का पोर्शन हो गया, ठीक है। पित्त नलिकाएं, धमनिकाएं और शिराएं ये आपका किसका, डाइजेशन का पोर्शन हो गया, ये आपकी ब्लड की, और ये भी ब्लड का पोर्शन हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, केवल ग्लीसन संपुट और पित्त नलिकाएं ये किसकी होती हैं, औतिक रचना का पोर्शन होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 6 क्या है, आंतरीय रसांकुर आंत के पश्च भाग में अधिक और बड़े होते हैं क्योंकि इस भाग में क्या होता है, पाचन क्रिया तीव्र होती है। दूसरा क्या है, रक्त की सप्लाई अधिक होती है, रक्त की सप्लाई कम होती है, पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। बताइए, हमने ये भी देखा था, चूंकि छोटी आंत की बात कर रहा है ना, आंतरिक रसांकुर आंत के पश्च भाग में अधिक होते हैं। हम लोगों ने आंतरिक रस, जिसको कि क्या इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, उसको एक और नाम से भी जानते हैं, एंटेरिकस, एक दूसरा भी नाम है स्यूकस जिसे बोलते हैं, है ना। तो बताएं, और क्या है, छोटी आंत के 3 पार्ट हमने बताया था, क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो बताएं इसका क्या दे रहा है क्वेश्चन, पश्च भाग में क्या, आंतरिक रसांकुर आंत के पश्च भाग में अधिक बड़े, ठीक है, होते हैं, क्यों, की कारण पूछ रहा है। बताएं क्यों होता है ऐसा, मैंने लेक्चर में बताया इसको, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो ड्यूडेनम का पोर्शन है, जो आंत होती है हमारी, जो आंत इस तरह से होती है, ठीक है, ये क्वाइल्ड जो फॉर्म होती है, तो ये क्या होती है, यहाँ पे जो अगर ये आमाशय से निकल करके जो आमाशय होता है, तो इसको जो जहाँ पे जुड़ता है इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, ये ड्यूडेनम हो जाता है। मिडिल वाले पोर्शन को इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, जेजुनम, ठीक है, मध्यांत्र, और पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं इलियम शेषांत्र। और इसी को, इसमें जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, सॉरी, ये पीछे वाला जो पोर्शन होता है, यह पचे हुए पोषक पदार्थ यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहीं पे जो है माइक्रोबिलाई, आंतरिक रसांकुर को क्या बोलते हैं, रसांकुर को माइक्रोबिलाई बोलते हैं, है ना। तो यह सबसे ज़्यादा होते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं, क्योंकि आंत, छोटी आंत के पिछले पोर्शन तक जाते जाते जो हमारा भोजन होता है वो टोटली क्या होता है, मोस्टली 99% क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह से पच चुका रहता है। अब उसमें से केवल एब्जॉर्प्शन के लिए काम बचा रहता है। तो हमारी पिछली यानी इलियम के पोर्शन तक जाते जाते, पिछले छोटी आंत के पिछले पोर्शन तक जाते जाते क्या होता है, वहाँ भोजन को बस केवल ऑब्जॉर्व करना होता है, अवशोषित करना होता है उसमें से पोषक पदार्थों को। तो वहाँ पे जो माइक्रोबिलाई होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और अधिक संख्या में होते हैं, ताकि पचे हुए भोजन में से ज़्यादा क्या, उसमें से पोषक तत्वों को, पोषक पदार्थों को क्या, अवशोषित किया जा सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक मात्रा, अधिक क्या, पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, ठीक है, पश्च भाग में, है ना। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बड़े रसांकुर और क्या, अधिक संख्या में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताएं, अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी और थायराइड। बताइए साथियों, अग्न्याशय कहाँ पाई जाती है, बताइए, अग्न्याशय का पोर्शन क्या है, पैंक्रियाज का। हमने लोकेशन खूब बताया है कि क्या, ये हमारी आमाशय से जस्ट ऊपर, लीवर के साथ में उसके बाएं लेफ्ट लोब, जो बायां लोब होता है उससे नीचे एक पत्ती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका लोकेशन होता है, ठीक है। यकृत क्या होती है, लीवर, यह हम ह्यूमन बींग्स की क्या है, यकृत क्या है, यकृत जो है ह्यूमन बींग्स की सबसे, मनुष्य के शरीर की सबसे क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। ये आपको याद रखना कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, कौन, लीवर। और क्या है, पिट्यूटरी की बात क्या चल रही है, पिट्यूटरी के बारे में क्या है कि यह क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी क्या है, यह मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, है ना। और थायराइड क्या है, थायराइड हमारी, ये भी हमको हमारे बॉडी में थायराइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि, मैंने आंसर में बता ही दिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7,
हो चुका है 8 देखते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, आमाशय का पेशीय संकुचन कहलाता है। पेशीय संकुचन, जो उसकी मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आमाशय के, उनको क्या कहते हैं? अवशोषण, पाचन, तरंग गति, परिसंचरण। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। साथियों आमाशय में हमने बताया था कि एक मूवमेंट होती है काइम, जो काइम समझते हैं ना, अर्धपचा भोजन जो होता है, आधा पच चुका भोजन जो लुगदी जैसा लार से मिलकर के भोजन द्वारा चबा करके जो फेरिंग्स और इसोफेगस होते हैं जो आमाशय में पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धपचा भोजन, काइम बोलते हैं। और इस भोजन का और ज़्यादा क्या फिजिकल डाइजेशन बोल सकते हैं। इसका ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग, छोटे छोटे अणुओं में बिल्कुल एकदम मोनोमर्स में छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ना ही क्या कहलाता है? इसका फिजिकल मूवमेंट कहलाता है या फिजिकल डाइजेशन कहलाता है ना। केमिकल डाइजेशन, उस पर जब तक हार्मोनल इफेक्ट या एंजाइम का जब तक उस पर ना एक्शन शुरू हो जाए तब तक उसको हम केमिकल डाइजेशन उसको नहीं बोल सकते हैं। इसका भोजन का फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दो तरह का होता है। जब भोजन को केवल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा? यही मूवमेंट के द्वारा, है ना, संकुचन के द्वारा, पेशी संकुचन के द्वारा, तो उसको हम फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होती है? एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं और तरंग गति भी कहते हैं। ठीक है, वेब मोशन लाइक। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तरफ से ऐसे, मतलब अभी भोजन ऐसे, ये आपका नली है, आंत है, सपोज करिए, तो अब यहाँ से अगर ये दबेगा तो भोजन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारा काइम है। फिर अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ये दबेगा तो इधर से ये सिकुड़ा है, फिर ये आगे बढ़ेगा। अगर आंत है मीन्स आमाशय है तो क्या होगा, अब इसमें भोजन इधर आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से दबता है, यहाँ पर फूल जाता है, यहाँ पर फूल जाता है। तो क्या होता है, ये भोजन जो होता है ना, ये पार्ट में इसकी पेशी संकुचन की वजह से क्या होता है, ये आधा दबता है आधा फूलता है। तो क्या होता है, इसका ब्रेकिंग होता है। एक जगह से पकड़ के किसी चीज़ को आप खींचेंगे तो क्या होगा, वो टूटेगा ना। तो क्या कहलाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग गति। पेशी संकुचन कहलाता है क्या, तरंग गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। जठर ग्रंथियों की आंजिंक्ट कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? आंजिंक्ट कोशिकाएं, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, श्लेष्म का, HCl का, पेप्सिन का, रेनिन का। अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किसका पोर्शन है। छोटी आंत का है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, ग्रसनी में, कहाँ? तब आपको आइडिया लगेगा। और देखिए अब श्लेष में जो है म्यूकस, ये क्या होती हैं? म्यूकस जो होता है ये कहाँ से, आंत की लीवर की जो है उसकी जो इनर लेयर होती है वहाँ से म्यूकोसा से म्यूकस सेल्स क्रिएट होती है। HCl कहाँ होता है बताइए, किसका पोर्शन है? आमाशय में। आमाशय का जो pH मान होता है, यानी आमाशय की जो अम्लता होती है, जो उसकी विलयन की जो क्षारीयता है कि अम्लता है, तो क्या होती है, अम्लीय होता है आमाशय हमारा। पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है आमाशय में। रेनिन जो होता है ये भी हमारा पाचन करता है, किसका? ये भी रेनिन हमारा छोटे इंटेस्टाइन में, छोटी मीन्स आंत में इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए। और रेनिन किसका पाचन करता है? ये कैसिनोजन और मिल्क, कैसिनोजन जो हमारी होती है मिल्क में जो पाई जाती है, इसको पैराकेसिन एंड केसिन में ब्रेक करता है रेनिन को। ठीक है, और हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होता है। कौन? ये रेनिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जठर ग्रंथि जो होती है हमारी आमाशय में मिलती है, और आमाशय को में क्या करती है, ये HCl सिक्रीट करती है ना, HCl। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। और क्या करती है, ये भोजन में जो आए हुए जर्म्स होते हैं उनको क्या करती है, HCl किल कर देती है। ठीक है, और भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2। जठर ग्रंथि की बात जब आएगी तो आमाशय आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? लाइपेज का, ट्रिप्सिन का, पित्त का, एमाइलोप्सिन का। बताइए लाइपेज कहाँ से क्रिएट होता है साथियों, बताइए। लाइपेज आपको पता चल रहा है, गैस्ट्रिक जो हमारी जूस होती है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक जूस होती है, उसमें 3 तरह की एंजाइम्स सिक्रीट की जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना। 3 तरह की, कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड से? एक तो होती है पेप्सिन, ठीक है, और दूसरी होती है क्या? दूसरी हमारी होती है रेनिन, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और थर्ड जो हमारी होती है वो कौन सी एंजाइम सिक्रीट होती है? वो होती है लाइपेज। ठीक है, और तीनों किसका किसका पाचन करते हैं? पेप्सिन जो होता है वो किसका पाचन करता है? इसका पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, और ये प्रोटीन्स को पचा करके किसमें? पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, पचाता। कौन कौन? पेप्सिन। और जो रेनिन होता है, मैंने अभी बता दिया कि कैसिनोजन जो मिल्क होता है, कैसिनोजन प्रोटीन का, मिल्क का जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसको केसिन एंड केसिन में ब्रेक करता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, और लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है? यह फैट को किसमें, लाइपेज फैट को
फैटी एसिड, ठीक है ना, फैटी एसिड में लाइपेज जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है, ठीक है ना, लाइपेज फैटी एसिड, ठीक है, और किसमें, ग्लिसरॉल, ठीक है साथियों। तो आइए क्वेश्चन क्या था, देखिए मैंने सब कुछ बता दिया आपको यहाँ से। यकृत कोशिकाएं किसका स्राव करती है मैंने बता दिया आपको। लाइपेज जो है किसका हो गया, गैस्ट्रिक जूस से होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन मैंने बता ही दिया, ठीक है। ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये होता है पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन। और पित्त कहाँ से, ये बाइल कहाँ से निकलता है, बाइल जो है बाइल जूस कहाँ से होता है बताइए। चलिए और आगे क्या है, नेक्स्ट एमाइलेप्सिन। एमाइलोप्सिन जैसे मैंने बताया था, इसको भी बताया था मैंने उसको, एमाइलेज एक तो, और देखिए लाइपेज साथियों दो जगह सिक्रेट होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में भी सिक्रेट किया जाता है एंजाइम, और ये पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है लाइपेज, और दोनों जगह लेकिन इसका डाइजेशन सेम होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन बस एक बात का फ़र्क है, देखिए बड़ा कन्फ्यूजिंग, मैं लाइपेज को आपको एक बार फिर से कन्फर्म कर देता हूँ, एक मिनट देख लीजिए, लाइपेज से ये क्वेश्चन हो सकता है। लाइपेज दो जगह सिक्रेट होता है, आप देख लीजिए इसको फिर से, कहाँ कहाँ से, पहला तो गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है, और तो दूसरा कहाँ से होता है, पैंक्रियाटिक से, पैंक्रियाटिक जूस से, ठीक है। अब इसका जो पीएच होता है ना पैंक्रियाटिक जूस वाले का, इसका यहाँ का जो लाइपेज जो सिक्रेट होता है, इसका पीएच क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, ये क्षारीय होता है। और जो यहाँ गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, इसका क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, ये अम्लीय होता है, इतना ध्यान रखिए, बात समझ में आ रही। तो लेकिन दोनों किसका पाचन करते हैं, फैट का, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, ठीक है। चलिए तो क्या यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, तो किसका, पित्त का, ठीक है ना, बाइल का श्रवण, यकृत कोशिकाएं, लीवर बाइल का श्रवण करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे, वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है, ये तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ठीक है, बताइए वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है, तंत्रिका तंत्र, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता, परिवहन तंत्र नहीं हो सकता, जनन तंत्र नहीं हो सकता, क्यों बताइए, क्योंकि आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, यहाँ तो गेस हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम हाल में ध्यान रखना है कि अपेंडिक्स, वर्मी फार्म अपेंडिक्स जिसको क्या बोलते हैं भैया, इनको अपेंडिक्स हो गया है, उनको सीजर करके उनका अपेंडिक्स बाहर निकाल दिया जाता है। अवशेषी अंग मनुष्य के पाचन तंत्र के आहार नाल की अवशेषी अंग है, ये किसका काम केवल सेलुलोज पचाने का था, जब ह्यूमन बींग्स बहुत, जब ये ग्रोइंग कंडीशन में था, जब इनका विकास हो रहा था, जब ये मीन्स पेड़ की पत्तियाँ वगैरह भी खा लेते थे, तो क्या करते थे, उसमें जो सेलुलोज मिलती थी, सेलुलोज को पचाने के लिए इसमें सेलुलेज नामक एंजाइम निकलता था अपेंडिक्स में, वो पचाता था। लेकिन आज का धीरे धीरे क्या हो गया, ये अवशेषी अंग के रूप में हो गया, क्यों, क्योंकि अब इसका यूज़ रह नहीं गया ह्यूमन बॉडी में, तो क्या हो गया, अब ये इनएक्टिव सा रहता है, कभी उसमें खाना खाते समय, खाना वगैरह अभी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू उसमें से कोई पार्ट चला जाता है अगर भोजन का, तो क्या होता है, वहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है, वो पॉइजनस हो जाता है, और वो कभी अपेंडिक्स समय रहता है, अगर उसको सीजर करके निकाला नहीं गया, अगर वो बस्ट करके अंदर फट गया ना, तो पूरी बॉडी में जहर फैला देगा, और आदमी की डेथ भी हो सकती है, और बस्ट करने के बाद कोई चांस नहीं कि उसको बचाया जा सके, बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है। तो चलिए आप ये जानिए, और ये किसका था पार्ट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये आहार नाल का पार्ट है, मैंने बता दिया, ठीक है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए ये बड़ी आंत के पास नीचे चीज़ें वो जो है वहाँ पे लगा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, बृहदांत की दीवार का भीतरी स्तर बना होता है, बृहदांत किसको बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को, बृहदांत बोलते हैं बड़ी आंत को। तो जो बृहदांत है, बृहदांत की दीवार का भीतरी स्तर बना होता है, किसका बना होता है, बृहदांत की दीवार का भीतरी स्तर किसका बना होता है बताइए, पेशी उत्तक का, एपिथेलियमी उत्तक का, इन दोनों का, चारों प्रकार के उत्तकों का, बताएं साथियों। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप आंसर दें कि बृहदांत की दीवार, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ साथियों, 1 मिनट। हाँ बताइए किसका पार्ट होता है, मैंने बताया कि जो क्षुद्रांत होता है, ये क्या होता है, क्षुद्रांत को हम छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत, और बृहदांत को बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा कि बृहदांत की दीवार का भीतरी स्तर बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो किसका बना होता है, आइए देखते हैं, क्या पेशी उत्तक का बना होता है,
क्या एपिथेलियमी उत्तक का बना होता है? इन दोनों का, चारों प्रकार के उत्तकों का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने लेक्चर में बताया आपको, किसका बना होता है? एपिथेलियमी उत्तक का बना होता है। कौन सी? बृहदान्त्र की दीवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। पित्त का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? आग्नेयाशय, यकृत, वृक्क, प्लीहा, पित्ताशय और ग्रहणी। अग्न्याशय पैंक्रियाटिक जूस का, अग्न्याशयों को अग्न्याशयी जूस का, अग्न्याशयी रस का श्रवण करता है। अग्न्याशय से नाम, इंग्लिश में इसको पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस का, तो ये गलत हो गया। यकृत, वृक्क क्या है? ये हमारी ब्लड को प्यूरीफाई करता है, छानने का काम करता है। ब्लड से जो हमारी उसमें अमोनिया वगैरह होती हैं, जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो होती हैं पित्त के रूप में, उसको प्यूरीफाई करता है। ठीक है। प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है। स्प्लीन को, यहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। पित्ताशय क्या है? ये मैंने बता ही दिया। ठीक है। पैंक आगे क्या है? बाइल जो होती है, आगे गाल ब्लैडर पित्ताशय से निकलता है। ठीक है, गाल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, वहाँ से वो होता है। ग्रहणी क्या होती है? ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का पार्ट है। ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि पित्ताशय का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यकृत, इस ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच होता है? पाइलोरिक जो वाल्व है वो किसके किसके बीच होता है? क्वेश्चन 14 है ना, इसको हाँ बताएं। ग्रसनी एवं आमाशय, छोटी आंत, छोटी एवं बड़ी आंत, इलियम एवं सीकम, आमाशय एवं ग्रहणी। इलियम और सीकम किसको बोलते हैं साथियों? अब देखिए इसमें इलियम जो है ना, सॉरी, जो इलियम है वो छोटी आंत का पोर्शन है। ठीक है, छोटी आंत का भाग है। सॉरी, मैं बता रहा हूँ बार बार कि छोटी आंत में 3 पोर्शन है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। हिंदी में इसको ड्यूडेनम को ग्रहणी, जेजुनम को मध्यांत्र और इलियम को शेषांत्र बोलते हैं। इसको हिंदी में शेषांत्र बोलते हैं। ठीक है, शेषांत्र। ठीक है, इलियम को। और जो सीकम है यह क्या है? ये बड़ी आंत का पार्ट है। कौन? आपका ये इसको क्या बोलते हैं? ये मैं बोल रहा था, ये सीकम। अब बड़ी आंत में भी साथियों 3 पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो ये 2 पोर्शन हो गया, 2 पोर्शन के बीच में हो गई। आमाशय एवं ग्रहणी, ये हमारे आमाशय के बाद जस्ट जो ड्यूडेनम होती है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसके बीच का होता है ये? तो किसके बीच होता है आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आमाशय एवं ग्रहणी के बीच होता है। कौन सी वाल्व? पाइलोरिक वाल्व। और किस लिए होती है? ताकि आमाशय से जब एक बार भोजन ग्रहणी में चला जाए तो ग्रहणी से वापस आमाशय में भोजन वापस ना आ पाए, इसलिए पाइलोरिक वाल्व वहाँ पे काम करती है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 15। लीवर कुहन की दरारें किसका श्रावण करती हैं? लीवर कुहन, बताइए साथियों। इंसुलिन का, हटा देता हूँ, इंसुलिन का, श्लेष्म का, आंतरीय रस का, जठर रस का। बताइए लिवर कुहन की दरारें किसका श्रावण करती हैं? तो आपको पता है कि इंसुलिन का किसकी वजह से, कहाँ से श्रावण होता है? पैंक्रियाज से। श्लेष्म, इसको म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकोसा की दीवारों से। ठीक है। और क्या है? आंतरीय रस, किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है ना। और ये है जठर रस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इसे बोलते हैं, आमाशय से, आमाशय का पोर्शन है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। ठीक है, तो इससे क्या हमारा हो जाए? लिवर कोन की दरारें किसमें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पाई जाती हैं किसमें? सॉरी, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। ये पाई जाती है आंतरीय रस। ठीक है, आंतरीय रस जो इंटेस्टाइनल जूस होती है उसमें लिवर कोन की दरारें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंतरीय रसांकुरों का प्रमुख कार्य है। आंतरीय जो रसांकुर हैं, जो इंटेस्टाइनल विलाई माइक्रोविलाई जिसे बोलते हैं, जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, पोषक पदार्थों का अवशोषण का प्रमुख। मैं तो बता ही दिया पहले ही।
पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषण तल को बढ़ाना, एंजाइमों का श्रावण, परानिषेधन। अभी भी साथियों आप बता सकते हैं अगर इतने भी, इससे भी आपको हिंट्स मिल गया है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको हिंट्स तो मिल ही गया है। तो क्या हुआ, पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण मतलब क्या होता है, पोषक पदार्थों का उसमें साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, एंजाइमों का श्रवण आप जान ही रहे हैं कि ग्लैंड्स ग्रंथियों से सिक्रेशन होता है। परानिषेधन, ये परासरण की तरह एक फंक्शन है जिसको कि परानिषेधन बोलते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन बचता है क्या, अवशोषण तल को बढ़ाना ही क्या है, आंतरिक रसों का प्रमुख कार्य है। अवशोषण तल को यानी कि अवशोषण के जहाँ से अवशोषण होता है उसके एरिया को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो है क्या होंगी, और पोषक पदार्थों का अवशोषण हो सकेगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे मैं अवशोषण तल को बढ़ाने से एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में, कि गर्म कॉफ़ी या चाय ठंडी कॉफ़ी या चाय की अपेक्षा ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्यों? बताइए साथियों, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, बताइए, और ये अक्सर अब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गर्म कॉफ़ी या गर्म सूप आप पीते हैं तो ठंडी सूप की अपेक्षा ज़्यादा आपको टेस्टी लगती है, क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो गर्म सूप होती है वह हमारे जीभ के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शंस को कवर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर वो तैर पाती है, जा पाती है। इसलिए क्या होते हैं, वहाँ पे हमारे जो टेस्ट बड्स होती हैं, है ना, जो वहाँ पे क्या होती है, उसके गर्म कॉफ़ी या सूप के वो जो तुम्हारी जीभ पर तुरंत फैल जाती हैं, ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं, तो वहाँ से हमको उस सूप का ज़्यादा टेस्ट मिल पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, और उसमें ज़्यादा चाय चीनी ऐसा कुछ उसका ऑप्शंस नहीं है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्म सूप हमारी जीभ पर तुरंत फैल जाती है, ज़्यादा एरिया पर फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताइए। दूध में कौन सी एंजाइम मिलती है, सॉरी कौन सा प्रोटीन मिलता है या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अंडे में, रोटी में? अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसको टेबलाइज फॉर्म में एकदम चार्ट पे में मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया है। ठीक है, कि कौन सी एंजाइम कहाँ से, कौन सी विटामिन कहाँ से मिलती है। तो बताइए साथियों, क्या है, रतौंधी रोग होने का चांस रहेगा। रतौंधी किसकी वजह से, विटामिन ए, और विटामिन ए कहाँ से आपको मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिलता है? अगर आप जो लोग मेरा लेक्चर देखे होंगे ये वो बखूबी बता पाएंगे। तो इसमें से तो कहीं चांस ऑप्शंस नहीं है जितने ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, रिकेट्स। जो रिकेट्स है विटामिन ए किसमें, अंडे से तो बस एक मिल रहा है, बाकी जो इसमें दो दिया है दूध और रोटी, है ना, यानी गेहूँ। ठीक है, तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा। अच्छा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन सी की कमी से क्या, स्कर्वी रोग होता है, तो ये खट्टे फलों में मिलता है। तो ये ऑप्शन कट गया आपका विटामिन ए। ठीक है, रिकेट्स कट गया, डी सीधे सीधे कट गया, स्कर्वी सीधे सीधे कट गया। ठीक है, विटामिन सी इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, दूध में और अंडे, इसमें रोटी में तो कहीं विटामिन सी नहीं ना है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश से ज़्यादा मिलने का चांस होता है, और थोड़ा दूध से भी मिल जाता है और अंडे से भी मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा बेरी, यानी अगर कोई दूध, अंडे और रोटी पर केवल गुजारा करता, केवल खाता है, तो उसको बेरी होने का रोग होने का चांस है, यानी उसके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन बी जो है वो कहाँ मिलता है, जो है ईस्ट, मांस, दूध। ठीक है, केवल एक दूध उसमें ऑप्शन है जिसमें थोड़ा मोड़ा उसको मिलेगा, यकृत, अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है, हार्मोन्स है ये, एंजाइम है, विटामिन्स हैं, पोषक पदार्थ है। पेप्सिन बताइए, और पेप्सिन क्या काम करता है, कहाँ पाया जाता है? मैंने कई बार आपको बताया, अभी इसके पहले ही बताया कि पेप्सिन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस से ये सिक्रेट होता है। ठीक है ना, इसका जो ऑर्गन है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में, कि ये कहाँ से सिक्रेट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में ये सिक्रेट होता है पेप्सिन। और पेप्सिन का मीडियम, पीएच मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है ये पेप्सिन। और काम क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन्स को पचा करके, किसमें, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को किसमें पचाता है, पेप्टोन्स में पचाता है, और किसमें पेप्टाइड्स में पचाता है, कौन, पेप्सिन। ठीक है,
तो चलिए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा एंजाइम होता है ये, ठीक है, एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाइयाँ होते हैं, अर्थात लंबी श्रृंखलाओं में जुड़ जुड़कर यानी बहुलीकरण होकर के प्रोटीन अणु बनाते हैं? बताइए। वेरी इजी। थोड़ा भी अगर किसी ने लेक्चर थोड़ा सा बस ऐसे बहुत अटेंटिवली भी नहीं देखा होगा, ऐसे भी तो मैंने कई बार इसको रिपीट किया है इस पॉइंट को कि कैसे बहुलीकरण है, किसका प्रोटीन अणु बनाते हैं, किसके किसके बहुलक हैं प्रोटीन के अणु। बताइए। अमीनो अम्लों के, प्यूरिन्स के, शर्कराओं के, पिरिमिडीन्स के, वसी अम्लों के, ग्लिसरॉल के। अभी तक केवल आप 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देखे हो, देखिए, लेकिन 6 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। कितना कन्फ्यूजिंग है, जो अगर थोड़ा सा भी नहीं जानता होगा। बताइए साथियों। तो प्यूरिन्स के तो हो नहीं सकते, ये क्या है? ये बेसेज हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन ये 2 बेस हैं। मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियोटाइड्स जब बनते हैं, डीएनए बनता है तो उसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 बेस होती हैं, है ना। मैंने बताया गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडनिन, ठीक है। शर्करा ये शुगर है, ठीक है। तो शुगर जुड़ करके पॉलीसैकेराइड्स बनाता जरूर है, बहुलक जरूर बनाता है, लेकिन वो सैकेराइड का यानी शुगर का बहुलक हो जाएगा, ठीक है। पिरिमिडिन्स मैं बोल ही रहा हूँ कि प्यूरिन्स एक बेस, ये बेस है, ठीक है, यानी क्षार है, और पिरिमिडीन भी क्षार है। किस चीज़ का क्षार है? ये डीएनए के पोर्शंस बनाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। तो ये दोनों तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए। कौन कौन? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये शुगर हो गया, मैंने बोला कि शर्करा है। तो 3 ऑप्शन तो आपके कट गए, और बचा वसी अम्ल, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड से, वसी अम्लों से ये लिपिड्स का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। जब आपका फैटी एसिड्स में क्या, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलते हैं तो क्या बन जाता है? फैट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हो गया। प्रोटीन में इसका कोई रोल नहीं आ रहा है। ग्लिसरॉल भी मैंने बता ही दिया कि ग्लिसरॉल से जब क्या, ग्लिसरॉल से जब आपका मिलता है क्या, फैटी एसिड्स, तो फैट बन जाता है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। सीधे बचा क्या? अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्लों का बहुलीकरण हो करके ही क्या प्रोटीन के अणु, यानी जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्लों का बहुलक होता है, यानी एक एक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जुड़ करके लंबी चेन बना लेते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के अणु कहते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी रोग का कारण है, स्कर्वी रोग का कारण किसकी वजह से है? ये बहुत ज़्यादा मैं इस पर टाइम नहीं लूँगा, सबको पता है। रक्त में आरएच एंटीजन की उपस्थिति रोग का कारण। देखिए थोड़ा समझना होगा कि स्कर्वी रोग का कारण क्या है। नहीं दिया तो है आंसर, सीधे ही सामने है, क्या समझना होगा। दूसरा क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी, विटामिन B1 की कमी, डी की कमी अथवा B2 की कमी, इसकी कमी। एक प्रकार का और क्या दे रहा है? एक प्रकार का वायरस, ल्यूसिन, विटामिन ई की कमी। तो साथियों विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, इसलिए मैं ज़्यादा और कुछ पर समझ लेता हूँ। विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? कोई बता सकता है क्या? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है तथा जनांग और पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता, सॉरी। और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? परनीसियस एनीमिया हो जाती है, जिससे तंत्रिका तंत्र की भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। और क्या? विटामिन डी रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन B1 क्या? बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है। RH फैक्टर ये ब्लड का पोर्शन है, ठीक है। तो सारा साथियों हम लोग एनालिसिस मेथड साथियों पढ़ रहे हैं ना। एक ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पे, लेकिन साथियों ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। आपका एक क्वेश्चन से, अब देखिए ना यहाँ से कितने क्वेश्चंस मैंने बता दिया कि विटामिन ई की कमी से कौन सा? जनन क्षमता में कमी, एक रोग ये तैयार हो गया। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग? रक्त में थक्का न जमना, ब्लड चोट लगने पर ब्लीडिंग होती रहती है तो थक्का नहीं जमता है। विटामिन B12 मैंने बता दिया क्या? साइनोकोबालामिन। परनीसियस क्या? परनियस एनीमिया होती है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की भी गड़बड़ी होती है। विटामिन डी बता दिया कि रिकेट्स की कमी, रिकेट्स होता है सूखा रोग। विटामिन B कौन? B1 है ना, विटामिन B1, हाँ विटामिन B1 क्या? बेरी बेरी, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए। और ये RH फैक्टर बता रहा हूँ कि ये कि RH फैक्टर क्या होता है, ब्लड का पोर्शन। जब मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी डिटेल में समझा दूंगा। तो कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए बताइए? 2 3 4 5 है ना, यानी 5 और 1 तो आप इसे जान ही गए। तो एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तैयार हुआ है, ठीक है। तो किसी साथी को ये ना लगे कि सर बहुत टाइम आप ले रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस में बदलता है बताइए। ऑप्शंस क्या है आपके? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, प्रोटीन्स को
पेप्टोन्स में बदलता है ट्रिप्सिन, और क्या करता है दूसरा, या तो वसाओं को वसी अम्लों में बदलता है, तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कब से, लाइपेज का काम है ये, है ना। मंड एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में, मंड एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में क्या ट्रिप्सिन बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में क्या बदलता है, बताइए, कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, बताइए। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है, बताइए। तो ट्रिप्सिन का काम वही काम है जो पेप्सिन का काम है। देखिए दोनों का नाम मिल रहा है ना, दोनों का नाम मिल रहा है कि नहीं। पेप्सिन मैं बता रहा हूँ, पेप्सिन, और एक है ये क्या, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा रहा होगा तो इसको आप समझ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन का काम आपने बताया अभी देखा है कि प्रोटीन्स को किसमें, पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन का भी सेम काम है, क्या करता है, यह प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ये भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साथियों, वसा को मैंने बता दिया कि फैटी वसाओं को, फैट को वसी अम्लों में, ठीक है ना, फैटी एसिड्स में कौन काम कन्वर्ट करता है, लाइपेज, ठीक है। और मंड एवं ग्लाइकोजन, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को माल्टोज में, मंड को कौन कन्वर्ट करता है, हमारी जो कौन सी होती है, हमारी सैलेवरी एमाइलेज जो होती है वो क्या करती है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करती है कौन, सैलेवरी, क्या, सैलेवरी एमाइलेज। ये देख लीजिए, जो एमाइलेज होती है ना हमारी जो लार में, जिसे आप टाइलिन भी बोलते हैं, एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो मंड को किसमें, माल्टोज में, या को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन भी टूटता है तो माल्टोज में। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, सुक्रोज को कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, सुक्रेज। सुक्रेज को सुक्रेज नामक एक एंजाइम है, सुक्रेज, ठीक है, यह कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। ठीक है, ये सब मोनोमर्स हैं, ये क्या है, मीन्स मोनोसेक्राइड्स हैं, और ये डाइसेक्राइड है सुक्रोज। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए आपके, फिर यहाँ से 4 तैयार हुए। तो साथियों इसको हम एनालिसिस विंग्स बोलते हैं, एनालिसिस मेथड, यानी एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते चलना। ठीक है, कि जितने भी ऑप्शंस हैं उसको सभी को, साथियों 50 क्वेश्चन ही नहीं, कम से कम 50 के सीरीज में 150 क्वेश्चन आपके, 150 से ऊपर ज़्यादा तैयार होंगे, कम से कम 200 से ऊपर के आसपास क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा साथियों, कोई छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, चलिए बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, पित्त में, रक्त में, लार में, अग्न्याशयी रस में। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। रक्त में क्या पाई जाती है, जो हमारी हीमोग्लोबिन्स होती हैं, आरबीसीज होती है, जो डेड एंड रप्चर कर जाती है, टूट जाती हैं, तो लीवर क्या करता है, उनको खींचता है, उसमें ब्लड में से निकाल करके कहाँ करता है, इन्हीं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के साथ मिक्स करके क्या, हम अगर वो ये अलग कर देता है वहाँ से। ठीक है, तो रक्त में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लार में क्या होता है, टाइलिन में हमने अभी जस्ट बताया है, कौन सी एंजाइम, एमाइलेज या टाइलिन, उसमें एंजाइम मिलती है, तो बिलीवर्डिन बिलीरुबिन वहाँ मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अग्न्याशयी रस में, पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में क्या निकलता है, क्या मिलता है, उसमें तो 5 तरह के एंजाइम निकलती है पैंक्रियाटिक जूस से। पैंक्रियाटिक जूस से, अग्न्याशयी रस से, पैंक्रियाज से कितने तरह की एंजाइम निकलती है, 5 तरह की एंजाइम। कौन कौन सी, ट्रिप्सिन। देखिए अब कितनी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता तैयार होता है। पहला तो ट्रिप्सिन, दूसरा क्या, काइमोट्रिप्सिन, ये भी किसका पार्ट है, काइमोट्रिप्सिन, ये भी निकलता है किससे, आपके पैंक्रियाज से। ठीक है, थर्ड क्या होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज 3 हो गया, 2 और बता देता हूं, एमाइलेज, और 5th वन हो जाता है क्या, लाइपेज, जो कि क्या, फैट का, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बस इसका जो पैंक्रियाटिक जूस का होता है, मैंने ऊपर क्वेश्चन बता दिया कि इसका जो मीडियम होता है या क्षारी होता है, और जो लाइपेज कहाँ, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, उसका मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है,
सीधी सी बात, क्योंकि वो आमाशय में होता है। आमाशय का जो पीएच मान होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अम्लीय होता है। आमाशय का पीएच वैल्यू अम्लीय होता है, विलय का आमाशय का माध्यम जो होता है। और जो पैंक्रियाज का जो माध्यम होता है, पैंक्रियाज से जितने भी एंजाइम्स निकलती हैं वो सारे के सारे क्षारीय माध्यम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे पित्त में ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1। ये पित्त से क्या होते हैं, पित्त में पाए जाते हैं, बाइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आइए, क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन होते हैं क्या, अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक। बताएं, ये जब हमने क्या विटामिन है ना, जब हम विटामिन पढ़ा रहे थे ना, जब हम पोषक तत्व तो पढ़ा रहे थे, तो उसकी स्टार्टिंग में मैंने ये बातें सब आपको बताई थी कि क्या होता है, क्या प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है ना, अगर किसी को अगर याद होगा तो याद होगा, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो बताइए क्या होती हैं प्रोटीन्स, तो क्या है ये, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्या है ये, देख लेते हैं। आवश्यक अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, इसीलिए तो हमको इसको बाहर से लेना मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, हमारे शरीर में एक दो एंजाइम ऐसे आपको मिलेंगे जो मैंने उसमें छोटी आंत में ऐसा होता है कि वो उसका संश्लेषण हो जाता है, तो वो चीज़ें उसमें हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी इसी बेस पे तो उसको अलग करते हैं हम दो तरह के। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये तो सर्वमान्य सर्वविदित सबको पता होना चाहिए। रतौंधी होती है क्या, धीमी वृद्धि एवं विकास होता है क्या, स्कर्वी एवं सूखा रोग होता है क्या, वेरी वेरी होता है क्या। मुझे लग रहा नहीं बताने की जरूरत है किसी भी रोग को। धीमी वृद्धि एवं विकास साथियों किसकी वजह से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, आपको पता होना चाहिए। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B1, ठीक है, जिसको थियामिन बोलते हैं। और स्कर्वी एवं सूखा रोग किसकी वजह से, तो स्कर्वी विटामिन क्या, विटामिन C, और सूखा रोग किसकी कमी से, विटामिन D। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी। और ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, यानी रतौंधी रोग होती है विटामिन ए की वजह से। रतौंधी रोग मतलब क्या, अंधा नहीं हो जाता आदमी, उसको बस अंधेरे में थोड़ी सी उसकी विजन कम हो जाती है। ठीक है ना, उसको अंधा मत बोलिएगा, अंधा मत समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अंधा नहीं होता है, बस थोड़ी सी उसकी विजन कमज़ोर हो जाती है, ये बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। मानव में एक दंतीय दांतों की कुल संख्या क्या है। एक दंतीय दांत मतलब क्या, 20, 32, 12 एंड 28। 25 का आंसर बताइए। एक दंतीय दांत मतलब जो केवल बस एक बार निकलते हैं, एक बार निकलने वाले दांत की संख्या कितनी होती है, बताइए। एक दंती दांत तो वो कितनी होती है, वो होती है 12। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके चवर्णक, मोलर्स जिसे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मोलर्स जो होते हैं आपके, ये आपके किसमें, वयस्क वाले में, एडल्ट वाले में ये निकलते हैं, है ना, एडल्ट की अवस्था में निकलते हैं। और प्री मोलर्स तो आपको दूध के दांत ऐसे भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया क्या, 12। इसको एक दंती दांत बोलते हैं, यानी एक जीवन में बस एक बार आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, देखिए ये भी आ गया। बताइए, मैंने बताया इसको शुरू में, 32, 18, 12, 20, जिसे मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती, सॉरी साथियों, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, बताइए। 26 का आंसर दीजिए। तो साथियों, मिल्क टीथ की संख्या होती है, सॉरी मैं पानी पीने लग गया, ये होती है ऑप्शन नंबर 4, 20 होती है। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। मैंने आपको गिना दिया था शुरू में कि कैनाइन इंसाइजर 2 होते हैं, कृंतक 2 होती है, रत्नक भी 1 होती है। तो यहाँ से 2, 2, 4 और 2, 6 हो जाता है।
प्री मोलर्स बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो प्री मोलर्स होते नहीं हैं, तो 6 और इधर क्या हो जाते हैं, और 3 3 6 6 12 और टोटल फिर 12 के बाद वहाँ से 6 और 8 और जुड़ जाते हैं मोलर्स के, ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, 27, मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है, मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है ना, दांत मनुष्य के भागों का प्रमुख भाग होता है दांतों का, इनेमल, केराटिन, सिक्रेटिन, डेंटिन। बताइए 27 का आंसर बताइए। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो वो क्या है, वो है इनेमल, ठीक है। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, केराटिन प्रोटीन। सिक्रेटिन बताइए कहाँ पाई जाती है, सिक्रेटिन और डेंटिन। तो आपको पता है कि इनेमल से जस्ट नीचे जो होती है वो क्या होती है, डेंटिन होती है, और यह मनुष्य के दांत की सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, प्रमुख भाग होता है, ठीक है, डेंटिन। किसी को लग रहा हो कि इनेमल, ऐसा नहीं है, इनेमल सबसे हार्ड पार्ट होता है, लेकिन डेंटिन, अगर इनेमल अगर आपका एक बार कट गया तो चलेगा, लेकिन अगर आपका डेंटिन कट गया ना तो आपको सेंसिटिविटी की शिकायत होने लग जाती है। जो पल्प कैविटी जो होती है, जहाँ से हमारी जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, वो डेंटिन कटने के बाद वो सीधे बाहर खोल जाती हैं, ठीक है, वहाँ से फिर हम गर्म ठंडी चीज़ें कुछ खाते पीते हो तो तुरंत हमको सेंसिटिविटी महसूस होती है, तुरंत लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आंगजिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और किसका श्रवण करती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में, ग्लूकागॉन के श्रावण हेतु, जठर ग्रंथियों में HCl के श्रावण हेतु, पिट्यूटरी ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन के श्रावण हेतु, वृषणों में टेस्टोस्टेरोन के श्रावण हेतु आंगजिंग की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताइए किस में, 28 का आंसर दीजिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें, ग्लूकागॉन के श्रावण के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। और क्या है, किसका श्रावण, हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन, कतई नहीं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथियों में ही जठर ग्रंथियों में ही HCl का श्रावण होता है, और ये जठर ग्रंथियां किसका भाग होती हैं, स्टमक का, आमाशय, ठीक है, पार्ट होती हैं, और आमाशय का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक यानी अम्लीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, कशेरुकियों के शरीर यानी वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके शरीर का सबसे हार्ड पार्ट क्या है, क्या इनेमल होता है, केराटिन होता है, डेंटिन होता है, कॉन्ड्रिन होता है। बताएं क्या हो जाएगा 29 का आंसर, बताएं साथियों। तो मैंने बता ही दिया कि ह्यूमन बींग्स भी तो वर्टिब्रेट में आते हैं, और उनकी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है, सब किसी को मोस्टली को पता होगा, ये इनेमल है, ठीक है। चलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्कस और एंटेरिकस का श्रावण कौन करता है, बताइए। सक्कस और एंटेरिकस मैंने इसको बताया था, और इसको ये तो देखिए इसका उपनाम दे दिया साथियों, वही देखिए अगर हम इसका दूसरी जगह नाम देता ना। अच्छा देख लेते पहले ऑप्शन क्या है, फंडिक ग्रंथियाँ, पेयर्स पैचेज, लार ग्रंथियाँ, लीवर कुहन की दरारें एवं ब्रूनर की ग्रंथियाँ, और क्या है, चषक कोशिकाएं। बताइए साथियों, सक्कस एवं एंटेरिकस, ये इसको सिवकस भी पढ़ते हैं कभी कभी, सक्कस। बताइए, सक्कस को ही इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, आंतरीय रस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो इंटेस्टाइनल जूस निकलती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, उसी को हम सक्कस या एंटेरिकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से सिक्रेट होती हैं, बताइए। तो ये होती हैं आपकी लिवर कुहन की दरारें एवं ब्रूनर्स ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा, ब्रूनर की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, ग्रहणी की अधः श्लेष्मिका में, ग्रास नाल की श्लेष्मिका में, आमाशय की अधः श्लेष्मिका में, क्षुद्रांत की श्लेष्मिका में। बताइए 31 का आंसर बताइए। तो किस में पाई जाती हैं,
आमाशय की श्लेष्मिका में तो नहीं पाई जाती, ग्रास नली में नहीं पाई जाती, क्षुद्रांत में नहीं पाई जाती, तो किस में बचता है? ग्रहणी की अधा श्लेष्मिका में यह मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। आमाशय की दीवार के भीतरी स्तर पर की एपिथेलियम होती है कैसी? आमाशय की दीवार की भीतरी स्तर की एपिथेलियम कैसी होती है? घनाकार, स्तंभी, सल्की, रोमाभी। लेक्चर में मैंने खूब बढ़िया से एकदम डिटेल में एकदम चिल्ला चिल्ला के बताया है, बताइए तो कैसी होती हैं? कॉलम शेप होती हैं, स्तंभी, कॉलम के जैसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या? सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैक्टियल लेयर कहाँ पाई जाती है? यकृत में, फेफड़ों में, वसा पिंडों में, आंत की विलाई में। 33 का आंसर बताएं। तो लैक्टिकल लेयर कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है ऑप्शन नंबर 4, आंत की विलाई में, जो अवशोषण का कार्य करती है हमारी आंत में, उसमें पाई जाती है क्या? लैक्टिकल लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोक्राइन कोशिकाएं होती हैं, सॉरी एंटीरो एंडोक्राइन कोशिकाएं कहाँ होती हैं? जठर ग्रंथियों में, आंतरिक ग्रंथियों में, इन दोनों में, केवल शेषांत्र या इलियम में? बताइए, 34 का आंसर बताइए, किस में मिलती हैं? तो क्या होती हैं? एंटीरो एंडोक्राइन कोशिकाएं जो होती हैं वो आपकी जठर ग्रंथि में भी मिलती है और आंतरिक ग्रंथियों में भी मिलती हैं, दोनों में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्सिन का श्रावण करती हैं, पेप्सिन का कौन श्रावण करता है? बताइए। और पेप्सिन क्या करता है? मैंने खूब बताया, एसिडिक मीडियम होता है, प्रोटीन्स का पाचन करके किसमें? पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। कौन सा? पेप्सिन। तो इसका श्रावण कौन करता है पहले ये बताना। ग्रहणी की जाइमोजन कोशिकाएं, पैनेथ की कोशिकाएं, आमाशय की जाइमोजन कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लेक्चर जानते होंगे तो पता होगा आपको कि ग्रहणी में क्या होता है? बाइल जो होता है वो लीवर से सिक्रीट होकर के, बाइल, अरे जिसे पित्त बोलते हैं आप, यह लीवर सिक्रीट करता है इसको। और कहाँ पे? ग्रहणी में सिक्रीट होता है ये, ग्रहणी में स्रावित होता है। कौन? बाइल। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। ठीक है, और ये जो पेप्सिन है मैंने बताया है कि उसमें मैंने शॉर्ट में भी इसको बताया था, समराइज वे में बताया था, खूब बढ़िया से बताया है कि जो पेप्सिन है ना, यानी प्रोटीन का पाचन खासतौर से कहाँ होता है? आमाशय में होता है, और इसकी पाचक ग्रंथियां जठर ग्रंथियों द्वारा निकला हुआ रस होता है। तो प्रोटीन का पाचन सीधे आमाशय पूछता, कभी कभी प्रोटीन का पाचन मेनली कहाँ होता है? तो आमाशय में। तो आमाशय की जो जाइमोजन, अगर जिसको आमाशय पता होगा कि प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन करता है तो ये पेप्सिन, तो ये प्रोटीन हो गया। और प्रोटीन कहाँ पचता है? आमाशय में पचता है। तो ये कोरिलेट कर लेंगे तो तुरंत आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। आमाशय की जाइमोजन कोशिकाओं से पेप्सिन का श्रावण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चलिए ठीक है। 36। दांतों के इनेमल का श्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं। जो दांतों पे जो सबसे हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का, इनेमल, उसका श्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट्स, ओडोंटोब्लास्ट्स, एमिलोब्लास्ट्स और डोंटोब्लास्ट्स। बताएं 36 का आंसर। इसका श्रावण कहाँ से होता है और कौन करता है? ऑस्टियो से समझ में आ रहा है? ऑस्टियोमलेसिया क्या होता है? यह हड्डी का रोग है, सूखा रोग है। ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेसिया होता है। ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट क्या है? ओडोंटो से समझ में आ रहा है? ओडोंटोलॉजी में क्या करते हैं? दांतों का अध्ययन। ठीक है, डेंटिस्ट से कुछ हिंट्स मिल रहा है। डेंटोब्लास्ट क्या हो गया? ये भी दांतों से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, एमीबोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट से क्या होता है? इनेमल का श्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 17 वर्ष से कम आयु वाले एक किशोर मानव में सामान्यतः दंत सूत्र होता है। 17 वर्ष से कम हो गया तो क्या हो गया? इसका मतलब कि अब 20 मीन्स 17 वर्ष से कम किशोर आयु का है। ठीक है। और जो मिल्क टीथ होती है वो कब तक, कितने एज तक जाकर के गिर जाती है? मैंने बताया इसको आपको बढ़िया से। ठीक है, कितने एज तक जाके गिर जाती है? किशोर बोल रहा है,
ठीक है ना। तो ये 12 वर्ष तक लगभग जाते जाते गिर जाती है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी चल जाती है। तो उसका दंत सूत्र क्या होता है, वो मिल्क टीथ का ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो दोनों में फिक्स होता है, सभी में हर जगह फिक्स है, देखिए दिया रहता है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कहीं ऐसा होता ही नहीं कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसी में भी। यहाँ 2 1 जहाँ है 2 1 उसी में हमको देखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्री मोलर पूरा आ जाए और मोलर ना आए, ठीक है। मोलर तो सबसे बाद में आता है, ठीक है, और प्री मोलर भी कम ही आता है पहले, ठीक है। और 0 0 तो कभी नहीं होता, मोलर होते ही हैं, 0 0 प्री मोलर होता है, ठीक है। तो चांसेस बन रहा है किसका, ऑप्शन नंबर किसका, 37 के लिए ऑप्शन बन रहा है सेकंड का, यानी सॉरी किसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इंसाइजर कृंतक 2, रदनक 1, अग्रचवर्णक या प्रचवर्णक 2, चवर्णक 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वयस्क मानव के कौन से दांत क्षीर दंतों में नहीं होते। वयस्क मानव में जो दांत होती है वो जो मिल्क टीथ होती है उसमें कौन सा दांत नहीं होता, प्रीमोलर, कैनाइन, मोलर, इंसाइजर, बताइए। कई बार लेक्चर में अभी इसी सीरीज में बताते बताते मैंने कई बार रिपीट कर दिया। अगर थोड़ा सा भी जो अटेंटिव होकर पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, तो उनको तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्या बताइए, कौन सी दांत नहीं होती है, तो क्या होती है, प्रीमोलर तो आती है, ठीक है ना, बस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्रीमोलर तो आ जाता है, कैनाइन तो बिल्कुल होता है, इंसाइजर तो बिल्कुल होता है। इंसाइजर को हम कृंतक बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, मैंने डिनोट किया उस थ्योरी वाले में। कैनाइन को सी से डिनोट करते हैं, रदनक बोलते हैं। यह काटने या चीरने के काम में आता है, इंसाइजर काटने के काम में, इंसाइजर, ठीक है ना, कृंतक। कैनाइन कैनाइन चीरने फाड़ने के काम में आता है, ठीक है, जो नुकीले जैसी दांत होती है। प्री मोलर जो होता है वो अग्रचवर्णक होता है, ये भी चबाने के काम, ये भी जो है चबाने और पीसने का काम करता है प्री मोलर, और मोलर भी चबाने और पीसने का काम करता है, ठीक है। तो कौन सी दांत नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है, तो कौन सी, मोलर नहीं होती है, यानी चवर्णक नहीं होती है, अग्रचवर्णक होती है, ठीक है। चलिए, और कितनी संख्या में होती है वो आप उसको थ्योरी में देख करके बताएंगे मुझे, कंटेंट वाले में, कि कितनी होती है और कितनी नहीं होती है, ठीक है ना, उसमें प्री मोलर और मोलर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का देखते हैं। मनुष्य के आमाशय के अंतिम अर्थात दूरस्थ भाग को कहते हैं, मनुष्य के आमाशय के जो अंतिम भाग है आमाशय का, ठीक है ना, दूरस्थ अंतिम भाग, उसे क्या बोलते हैं, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक और आमाशय का है, बताइए क्या है। इसको भी इतने पार्टों में बांटा गया है, मैंने उसको बताया था आपको, लेक्चर में बताया, खूब बढ़िया से बताया है, जो भी लेक्चर देख रहे होंगे साथी। तो बताइए, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, आखिरी जो दूरस्थ भाग होता है, यानी ड्यूडेनम के पास, ग्रहणी के पास वाला, जहाँ से आमाशय खत्म होकर ड्यूडेनम शुरू हो जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पाइलोरिक। यही पाइलोरिक वाल्व तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा, पाइलोरिक वाल्व होती है और क्या काम करती है, वो भोजन को ड्यूडेनम से वापस आमाशय में आने से रोकती है। तो दूरस्थ भाग क्या हो जाएगा, पाइलोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मानव के प्रत्येक जबड़े में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एवं मोलर दंतों की संख्या क्रमशः है। अब देखिए, मानव के प्रत्येक, जब मानव पूछ रहा है तो यानी कि वयस्क मानव पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मिल्क टीथ नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए, क्या क्या पूछ रहा है, इंसाइजर कितनी होती है, बताइए। तो बताइए, मैंने आपको फार्मूला याद आ रहा होगा जिसको, तो क्या है इसका फार्मूला, 2/2I, ऐसे है, यही फार्मूला है ना, ठीक है। और क्या है इसका दूसरा फार्मूला, कैनाइन का क्या लिखते हैं, कैनाइन का 1/1 लिखा जाता है, PM इसको बोलते हैं, मैं आपको सूत्र ही पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। प्रीमोलर, इसका क्या होता है, 2/2, ठीक है, और यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ मोलर, इसका क्या होता है, इसका होता है क्या, 3/3। ये देखिए वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र है आपके सामने, ठीक है, एक वयस्क मानव का दंत सूत्र आपके सामने लिख गया, यानी कि इंसाइजर कितने, आपके ऑप्शंस में क्या लिखा है, हाँ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। चलिए देखते, तो इंसाइजर कितनी है, 2 हो गई,
यानी कि 2 और 2 कितना मिला के 4, मिलाते चलिएगा। देखिए कैनाइन एक यहाँ एक यहाँ, तो कितनी हो गई टोटल कैनाइन 2, ये कितना हो गया 4, तो मिल रहा है क्या 2 मिल रहा है। प्री मोलर कितनी हो गई 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना हो गया टोटल 4, मिल रहा है क्या मिल रहा है। ठीक है, और ये मोलर हो गया आपके 3 और 3, तो टोटल कितना हो गया 6, मिल रहा है क्या मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना हो गए ये साथियों। अच्छा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, मैंने लेक्चर में आपको समझाया है, तो मुझे लगा कि अब यहाँ ज़्यादा मैं टाइम लेकर नहीं समझा वेस्ट करना चाहिए। अब ये चार्ट ये जो विन्यास मिला है ना, देखिए ऑप्शंस तो मिल ही गया ना, कि ऑप्शंस तो यही होगा, मैंने जो बता दिया 2/2 1/1, फिर क्या है 2/2 और 3/3, तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 6 होता ही नहीं है। और इसमें भी देखिए ये 6 हो गया, तो ये गलत है। इंसाइजर याद रखिए कि एक होता है क्या ना। तो ये क्या है ना, कितने हो गए 4 2 6, अच्छा 4 10 और 10 से 16, टोटल कितने हो गए ये 16 हो गए ना। तो ये ऊपरी और निचले जबड़े को मिला करके आधे आधे पार्ट का है, ये आधा पार्ट का बात है। यानी 2 दांत इंसाइजर के अगर हमने लिखा 2 दांत ऊपर का ऊपरी जबड़े में, 2 दांत निचले जबड़े में आधे का। कैनाइन मैं लिख रहा हूँ एक एक, तो ये आधा ऊपर वाले में, यानी ऊपर में एक होगा और एक ऊपर में नीचे होगा एक। ठीक है, आधे में ये बात चल रही है, ये आधे की बात चल रही है। यानी दोनों को मिलाएंगे तो अगर आधे आधे में 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा 2 करके, तो ये टोटल 4 हो जाएंगे, ऊपर पूरे 32 दांत मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 16 और गुणे 2 कर देंगे तो 32, 4 2 8, 8 4 12, सॉरी कितना 4 2 6, 6 4 10, तो 16। ठीक है ना, तो 16 ये हो गया। ठीक है, आप लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से एकदम कंफर्म हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एकदम क्लियर मैंने कर दिया है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना टाइम लेकर के साथियों बताने का यही मकसद है कि अगर कोई लेक्चर नहीं देखा है साथी, अगर कोई बंदा नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ से भी वो केवल अगर प्रैक्टिस सेट भी करता है MCQs, यहाँ से भी उसको सारी चीज़ें कंफर्म मिल जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, और 10 क्वेश्चन बचे हैं मोस्टली। यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए बताइए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए या खराब हो जाए, बिगड़ जाए, उसकी कार्य की काम करना बंद कर दे, तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यूरिया की, यूरिक अम्ल की, अमोनिया की, प्रोटीन्स की। बताइए 41 का आंसर बताइए, तो किसकी बढ़ जाएगी। यूरिया साथियों क्या है, यह यूरिया बिल्कुल लास्ट पोर्शन का ये कन्वर्सेशन है, कन्वर्टिंग एरिया है। यूरिक अम्ल हमारी ह्यूमन बॉडी में तो होता नहीं है। प्रोटीन्स का तो यूरिया से कोई निष्क्रिय यकृत से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है ना, तो क्या बच गया, एक बच गया अमोनिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, चलिए यूरिया का फार्मूला पता है NH2CO और फिर NH2, ये है अमोनिया, सॉरी यूरिया। ठीक है ना, जो निकलता है। और अमोनिया का फार्मूला क्या है NH3, और अमोनियम क्या होता है NH4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव में जीभ पर कड़वे स्वाद की कलिकाएं होती हैं। कड़वे स्वाद की कलिकाएं होती हैं क्या, छोर पर, पार्श्वों में, पार्श्व मतलब साइड में, निचली सतह पर, ठीक है, और ऊपरी सतह के आधार भाग पर। बताइए कहाँ मिलती हैं। 42 का आंसर बताइए, 42 का आंसर 42 बताइए 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 बताइए, तो कहाँ होती हैं ऊपरी सतह के आधार भाग में। ठीक है, चलिए अब मैं जीव का अगर स्ट्रक्चर आपको यहीं पे बता दूँ सारा कुछ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेक्चर में, चलिए खैर लेक्चर आप देखिएगा जा करके, वहाँ आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में, हाँ ये हो गया, सॉरी 43। पेयर के पिंड किसका उत्पादन करते हैं, श्लेष्म का, लिम्फोसाइट्स का, एंट्रोकाइनेस का, ट्रिप्सिन का। बताइए, तो ट्रिप्सिन का कौन जो है वो सिक्रेशन करता है। तो ट्रिप्सिन का तो क्लियर हो गया क्या, कि ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है। ठीक है, पैंक्रियास सिक्रेट करता है। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो लिम्फ नोड से होता है। 43 का आंसर बताइए, तो 43 का आंसर लिम्फ नोड से ही है, और ये लिम्फ नोड से क्या काम करते हैं, पेयर के पिंड का उत्पादन करते हैं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, लिम्फोसाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44, लैक्टियल्स का संबंध किससे होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लैक्टियल्स ऊपर मैंने बताया था, ठीक है। दुग्ध श्रावण, लैक्टिक अम्ल का श्रावण, वसा का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। 44 बताइए। तो लैक्टियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वसा का अवशोषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 44 हो गया, अब 45 चलिए। भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना क्या है? ग्रास नली है, कंठ द्वार है, घाटी ढापन जिसे इपीग्लाटिस बोलते हैं, इपीग्लाटिस, क्या ये है, या फिर निगल द्वार? बताइए साथियों। तो क्या है? फैरिंग्स, ग्रास नली को फैरिंग्स बोलते हैं, ये इसोफेगस हो गया, और इसको ग्लाटिस बोलते हैं, इसको इपीग्लाटिस बोलते हैं। तो बताइए 45 का आंसर क्या है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इपीग्लाटिस जो होती है उसका काम क्या है कि भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकना। तो जब हम भोजन जब निगलते हैं ना, कूचने के बाद जब निगलते हैं तो क्या होती है? घाटी ढापन जो इपीग्लाटिस होती है ना, ये बंद हो जाती है, उसके मुंह को बंद कर देता है, इसलिए भोजन हमारे श्वास नाल में नहीं जा पाता है। लेकिन जब आप भोजन करते समय, निगलते समय जब आप बोलते हैं तो उस बोलने में क्या होती है? इसका हेल्प होता है ग्लाटिस का, ये ग्लाटिस खुल जाती है, तो कभी कभी भोजन जो होती है श्वास नाल में चली जाती है, जिससे हमको क्या होती है? सफोकेशन, हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्नीजिंग हो जाती है, छींक होती है, ठीक है ना। जब तक ना निकल जाता तब तक स्नीजिंग आती रहती है, और वो नहीं निकलेगा तो फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं। लीवर कुहन 46, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? बताइए। आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रास नाल में। शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? लीवर कुहन, हाँ रिपीट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? छोटी आंत में। आमाशय में तो बात हो ही गई है, प्रोटीन का पाचन गैस्ट्रिक जूस से, है ना। और एक दूसरा अभी शुरू में बात हुआ था, कहाँ मिलता है? बड़ी आंत में, ग्रास नाल में, इसमें कोई मतलब नहीं है, अवशोषण काम है, ठीक है। चलिए, गोर्द गुहा, पल्प कैविटी किस में पाई जाती है? पल्प कैविटी मैंने अभी ऊपर बताया हूँ, डेंटाइन का फार्मूला बताते हुए, सर डेंटाइन नहीं, दंत का सूत्र बताते हुए कि पल्प कैविटी का मैंने उच्चारण वहाँ किया था। ब्रिकों में, हड्डियों में, दांतों में, इनमें से कोई नहीं, मैंने बताई दिया आंसर सीधे। ब्रिक तो किडनी का काम हो गया, हड्डी इस बोन्स में आ जाता है, ठीक है। तो पल्प कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है? कैविटी मतलब क्या होता है? उसको आप गांव की भाषा में खोड़हर बोलते हैं, है ना, ठीक है ना, ठीक है। गुहा एक छेद टाइप से जो आता है उसको हम गुहा या कैविटी बोलते हैं। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा क्या? ये दांतों में हो जाता है ना भाई कैविटी। पल्प कैविटी क्या? वही जब इनामल कट करके डेंटाइन भी जब कट जाता है तो ब्लड कैपिलरीज में सीधे गर्म और ठंडी चीज़ें लगने लगती हैं। कोई गर्म चीज़ें आप खाते पीते हैं तो तुरंत लगती है ब्लड कैपिलरीज से, तो हमको सेंसिटिविटी के तुरंत पता लगता है, जिसको सेंसोडाइन की चीज़ें वो समस्या हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48, ये लास्ट स्लाइड चल रहा है साथियों, ठीक है। 48, जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोजन का श्रावण करती हैं? पेप्सिनोजन, जठर ग्रंथि, बताइए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कौन, क्या पूछ रहा है? प्रधान कोशिकाएं किसका श्रावण? पेप्सिनोजन का पूछ रहा है ना, कि पेप्सिनोजन का श्रावण कौन करती हैं, ठीक है। पेप्सिन या पेप्सिनोजन, ठीक है। तो प्रधान कोशिकाएं पेराइटल, गॉबलेट और एरिंटो एंटीरो एंडोक्राइन, एंटीरो एंडोक्राइन, बताइए 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्रधान कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? पेप्सिनोजन का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सेशन काफ़ी लंबा हो गया, फटाफट देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है। जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं HCl का श्रावण करती हैं? लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जल्दबाजी मत कर दिया कि बिल्कुल ध्यान ही न रहे। क्या है बताइए? प्रधान कोशिकाएं, और क्या है? ऑक्जिएंटिक या पेराइटल कोशिकाएं, चषक कोशिकाएं और एंटीरो एंडोक्राइन कोशिकाएं, बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसकी होती हैं ये श्रावण करती है HCl का? कौन? ऑक्जिएंटिक या पेराइटल कोशिकाएं HCl का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा आवश्यक विटामिन है? विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन ई, जनन क्षमता में कमी, विटामिन सी, स्कर्वी रोग, है ना, स्कर्वी, ठीक है, विटामिन ए, रतौंधी, ठीक है। तो बचा कौन सा? विटामिन के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड का थक्का जल्दी नहीं जमता है, चोट लगने पर ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। और इतना कभी कभी तो ऐसा हो जाता है अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो रोगी की, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है, इंजर्ड पर्सन की, ठीक है। और इस स्लाइड का साथियों मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अभी साथियों अभी 100 क्वेश्चंस करवाने हैं आपको इसके, ठीक है। चलिए, विटामिन के का कार्य क्या है, अभी जस्ट बिल्कुल कोरिलेट कर गया है तो मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियमन, श्वसन का कार्य करना है विटामिन के का, तो ये तो बिल्कुल ही कट रहा है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोथाम्बिन के यकृत में संश्लेषण का प्रेरक, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, थ्रोम्बोप्लास्टिन का संश्लेषण, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, प्रोथाम्बिन का थ्राम्बिन में परिवर्तन। कंफ्यूजिंग है साथियों, देखिए इससे कौन कौन रिलेट, मैं उतना बता दे रहा हूँ। देखिए ये भी रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है। तो एलिमिनेशन अगर मेथड से चलेंगे तो मान लीजिए आपका कि इसमें कौन कौन सा काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इससे फर्स्ट से मतलब नहीं है, सेकंड से मतलब नहीं है, और कौन सा है, एक कार्बोहाइड्रेट फोर्थ, इससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 एकदम कोरिलेट कर रहे हैं, बताइए। तो क्या है, थ्राम्बोप्लास्टिन का संश्लेषण तो ये नहीं है, ठीक है। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन भी इसके द्वारा नहीं है, ये भी नहीं है। प्रोथाम्बिन का थ्राम्बिन में परिवर्तन ये भी विटामिन के की वजह से नहीं है, तो बल्कि क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, क्या, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोथाम्बिन के यकृत में संश्लेषण का प्रेरक करना ही क्या काम है इसका, विटामिन के का, ऑप्शन के का कार्य है, ठीक है। तो साथियों आज ये 51 क्वेश्चंस की सीरीज़ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पोषण तथा पाचन से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल स्टडी में, लेक्चर थ्योरी तो मैंने 5 लेक्चर अपलोड किया ही है साथियों, काफ़ी डिटेल स्टडी, सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स है, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, काफ़ी कई 2-3 बुक्स से मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके कई चीज़ों से, मतलब उसका निचोड़ निकाल कर मैंने वो बनाया है, चूँकि मेरे वो खुद के लिए भी है और भी जो मेरे जानने वाले, जो मेरे साथ के रहने वाले हैं आसपास के, उनके लिए भी ये नोट्स, उनके कहने पे मैंने काफ़ी इसको डेप्थ तरीके से तैयार किया है। तो इसके साथ, उसके साथ साथ हमने जहाँ नोट्स पढ़ा, अब हम लोगों ने देख लिया क्या, इधर एमसीक्यूज़ भी देख लिया, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट भी देख लिया, यहाँ पे हमने डिटेल स्टडी कर ली, एलिमिनेशन मेथड भी देख लिया, और हर एक ऑप्शन को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करते चले गए, तो क्या हुआ, हमारा रिवीजन भी हो गया, ठीक है, थ्योरी का भी क्विक रिवीजन हो गया, डिटेल रिवीजन हो गया। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसका 50 क्वेश्चन नेक्स्ट और देखेंगे। साथियों यहाँ से ऐसा पढ़ लीजिए कि पढ़ने के बाद कि वहाँ से अगर न्यूट्रिशन से क्वेश्चन अगर आ गया, न्यूट्रिशन डाइजेशन से, तो वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि यूँ तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बन ही सकता है, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा ही होता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू।